नमस्कार, गोल्ड स्पॉट पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने पर सरकार के होली ऑफर की, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो 4th स्कीम है वो यहां पर आज लॉन्च कर दी गई है। क्या है डिटेल्स, क्या है फायदे, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर चीन का जो ओवर द वीकेंड उनका 5 ईयर प्लान आया, जहां पर चीन की ग्रोथ हल्की सी कम है बाजार के एक्सपेक्टेशन से, उसका फर्क जो हमने यहां पर आता हुआ देखा है। इन स्तरों पर क्या करने की राय है, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे जीरे की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हलचल है फसल की एक्सपेक्टेशंस को लेकर। भाव हमने यहाँ पर इसी साल में ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर आगे क्या चाल रहनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और बीएन वैद्या एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ ही कर लेते हैं। अपने लोज से हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते 5 हफ्तों की गिरावट के बाद यहाँ पर तेजी थी और 1810 का लो छूने के बाद 1855 के आसपास के स्तर फिलहाल आपकी स्क्रीन्स पर। पहले प्राइस व्यू ले लेते हैं। और कुणाल, कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स और यहाँ पर आने वाले हफ्ते में क्या मूव्स रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं? पिछले हफ्ते में हमने कई फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल्स है उनसे स्टेटमेंट आती हुई देखी। वो स्टेटमेंट काफी हद तक डविश थी, जिसपे उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ाएंगे और वी विल बी वेरी सो जो मैसेज था वो डविश था। उसके कारण डॉलर इंडेक्स 105.40 का हाई मार के 104.50 हो गया और हमने गोल्ड में एक रैली देखी। $1820 से $1860 तक गोल्ड के प्राइस आ गए। ये हफ्ते में पावेल साहब की स्पीच है ट्यूसडे वेडनेसडे, और वो स्पीच में से इंडिकेशन आएंगे गोल्ड के लिए। मुझे कोई बड़ी अपसाइड नजर नहीं आ रही है मौजूदा स्तरों से। $10-15 और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। और अगर फिर से हॉकिश जो स्पीच आती है पावेल साहब से, तो फिर से आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा। जॉब रिपोर्ट फ्राइडे को आने वाला है, 1 तारीख को नहीं आया है ये टाइम। फ्राइडे को रिपोर्ट आएगा और आई थिंक अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। एमसीएक्स पे 56,300-400 मैक्सिमम अपसाइड नजर आ रही है। वो लेवल से, ऊपरी लेवल से आपको एक बिकवाली का प्रेशर दिखने मिलेगा। सेल एंड राइज की रणनीति अपनाइए। तो यानी कि सेल ऑन राइज की नीति यहाँ पर अपनानी है। 56,400 के लेवल्स पे यहाँ पर बेच के काम करना है। जतिन, आप कैसे देखते हैं और आपका क्या व्यू है यहाँ पर सोने में जाते हुए? आपको भी लगता है कि अपसाइड्स थोड़ी सी कैप होती हुई दिखेंगी यहाँ पे? डेटा स्पेसिफिक ड्रिवन मार्केट रहेगा इस हफ्ते। जिस तरह से वीकेंड पर अराउंड वीकेंड के पहले फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, उसके पहले कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं मार्केट के लिए। मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक एटलीस्ट वेडनेसडे तक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने मिलते रहेगा। जो रेंज रहेगा वो कहीं ना कहीं 56,150-200 के पास कैप रहेगा ऑन द हायर साइड, और लोअर एंड पे 55,600 55,700 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहेंगे। 55,800 से 750 के आसपास मिलते हैं तो बाय करके भी चल सकते हैं। 56 के आसपास टारगेट रखें, 56,100 तक टारगेट रख सकते हैं। और 56 के ऊपर जैसे प्राइस ट्रेड करना शुरू करे तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 56,250 के ऊपर मेंटेन रखें। लोअर एंड पर फिर से 55,700 800 के टारगेट्स के लिए। दोनों तरफ की रेंज रहेगी जब तक बड़े ट्रिगर्स मार्केट में डेटा स्पेसिफिक जो बाहर नहीं आते। ये जब तक डेटा स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं आता है तब तक इस रेंज को प्ले करे, ये मेरा मानना है। ओके, तो ये गोल्ड पर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी आपको मिली है कुणाल, और साथ ही जतिन की ओर से भार्गव वैद्य भी हमारे साथ मौजूद है। भार्गव जी, आपसे कई मुद्दों पर बातचीत करनी है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस की बात हो रही है और जतिन और कुणाल ने तमाम जो ट्रिगर्स है उनकी भी चर्चा की और इमीडिएट बेसिस पे कैसा लग रही है चाल, उस पर भी अपनी स्ट्रैटेजीज बताई। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं सोने की चाल? यहाँ से इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए स्टैगर्ड वे में, अभी वेट करें? क्या व्यू है आपका प्राइसेस के हिसाब से? कुणाल और जतिन भाई ने कहने के बाद थोड़ा तो मैं भी सीखता ही हूं। आई एम ऑलवेज अ रनर। मगर एक चीज बहुत क्लियर है कि गोल्ड में तेजी जो है वो लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू आप 1-2 साल है रहते हैं तो है। मैं एक कंजर्वेटिव मूवमेंट के हिसाब से कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स, और शॉर्ट सेल अगर आपका प्रोफेशनल आउटलुक विद स्टॉप लॉस नहीं हो तो मत करिए। आपका जतिन भाई या कुणाल से दररोज बात होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके प्रोग्राम दररोज देखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, अगर जिसको आदत है जैसे मैं हूं
कि मैंने लेगा और शायद भूल भी जाऊं ट्रैक करने का, तो शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स, अभी रेंज में रहेगा, मगर 2 साल या 1 साल के अगर व्यू लेते हैं तो गोल्ड बुलिश ही है और इन्वेस्टर को फायदा है। जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में बताया कि बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट जस्ट नाउ हिंदुस्तानी के लिए गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स है, तो वो लीजिए जरूर। एब्सोल्युटली। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भार्गव भाई आपसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ही था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने यहाँ पर ट्रैक्शन बढ़ते हुए देखी है, इन्वेस्टमेंट है, कोई महीना बहुत अच्छा नहीं जाता, लेकिन ज़्यादातर ट्रांचेस अब सरकार को भी समझ आने लगा है कि कहाँ पे लोग सोना खरीदते हैं, कहाँ पे उन्हें ट्रांच लॉन्च करनी है। तो क्लियरली होली के समय अब हमने यहाँ पर 6 से 10 मार्च के बीच में ट्रांच लॉन्च होती हुई देखी है। क्या व्यू है आपका? क्योंकि ज़्यादातर जो इनिशियल फीडबैक है ये है कि 55 और 56 के आसपास जो सोने के भाव हैं स्लाइटली शायद ऑन द हायर साइड हैं, लेकिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, क्योंकि SGBs 5 साल 8 साल के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या राय है? लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलता है और जो टैक्स बेनिफिट है वो भी काफी है। और एक बेनिफिट जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ आपको बाय करने के टाइम और सेल करने के टाइम, दोनों टाइम आपको एक होलसेल प्राइस मिलती है। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिसके पास बहुत बड़ी पोजीशन लेने की पोजीशन है, वो ठीक है, वो अलग तरह से करे, बट एक नॉर्मल आदमी के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ वेरी गुड बाय। ये ट्रेंच के बिना ये अगर ऑन टैप है तो मैं बहुत खुश हूंगा, मगर ये प्रोग्राम का वो मकसद नहीं है, तो वो डिस्कशन नहीं करेंगे। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़े देर में एक नॉर्मल बाइंग भी आपको ऑन टैप भी अवेलेबल होगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सो रिकमेंडेशन इज बाय। ओके कुणाल, मिस्टर भार्गव तो कह रहे हैं भले ही चाहे प्राइसेस हायर साइड पे हों, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए, और कंसीडरिंग जिस तरीके का माहौल है इक्विटी मार्केट्स का, ग्लोबल वॉलेटिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, सब्सक्राइब करना चाहिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए। So in line with what Bhargav has said, I'm very bullish on gold from the long-term point of view. जैसे 2 साल 3 साल का horizon है, so gold का overall outlook कोई मंदी का नहीं है। ये एक फेज है जहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग कर रहे हैं। So beyond the point ये लोग टाइटनिंग नहीं कर पाएंगे और they will again go back to the same unconventional easing or whatever they have been doing. So वो टाइम पे gold will shoot up like anything. So right now ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो ट्रांच है, ये आई कंप्लीटली अग्री विद भार्गव भाई, दिस इज एक्सेलेंट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड राइट नाउ। आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड आई एम ऑफ द वेरी फर्म व्यू दैट 2 year डाउन द लाइन और मे बी परहैप्स 3 year डाउन द लाइन, गोल्ड विल बी मच हायर देन वेयर इट इज ट्रेडिंग राइट नाउ। सो इवन दो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, उसका करेक्शन आता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो डाउनसाइड गोल्ड में लिमिटेड है। सबसे बड़ा रीजन, एक ही रीजन अगर मैं आपको बोलूं व्हाई यू शुड बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सो सेंट्रल बैंक्स आर कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सेंट्रल बैंक देमसेल्व्स आर बाइंग गोल्ड, सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। You should buy this kind of instruments and keep it for a longer period of time, and I'm sure you will get at least 8 to 10% CAGR return conservatively out of gold. तो खरीदारी ही करके चलनी है। और जैसे भार्गव भाई ने भी और दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि नियर टर्म में आप अगर ट्रेडर हैं तो बेच के कारोबार कर सकते हैं, कुछ और डाउनसाइड यहाँ पर बाकी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खरीदारी ही करके चलना है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसके लिए एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट भी है। लेकिन भार्गव भाई सवाल अब यहाँ पर HUID का भी है। अब तक यहाँ पर बाजार में 4 डिजिट 6 डिजिट HUID का काम चल रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पे क्लैरिटी आई है, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUIDs का ही ज्वेलरी के ऊपर काम हो पाएगा। क्या बाजार उसके लिए अब तैयार है? हम 25 साल से हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं, तो बाजार तो काफी तरीके से रेडी है। मैं एक अलग एंगल लेता हूं, ये मार्किंग की बात 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। जो गोल्ड की प्योरिटी है वो अक्रॉस द मार्केट काफी इंप्रूव हुई है। जो हम कुछ साल पहले बात कर रहे थे कि भाई अगर आपने 22 कैरेट लिया तो 99% वो 21 या 20 ही निकलेगा, आज वो चीज कहीं भी नहीं है। और कॉन्फिडेंस लेवल मुझे ये मार्केट पे 99.9% है। 1-2 ब्लैक शिप तो सब जगह होती है। तो टेक्निकली और मार्केट वाइज वी आर रेडी। ये कंप्लीशन पार्ट है, उसमें थोड़े हिकअप्स रहेंगे, मगर कभी तो स्टार्ट होना ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि आना चाहिए हॉलमार्किंग, HUID आना चाहिए, उनको तो होल हार्टेडली सपोर्ट करनी चाहिए। मे बी सब एसोसिएशन को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा।
काफी मोमेंट्स पॉप स्टॉप स्टोर्स को कि वो लोग वो ट्रांजिशन के लिए एकदम फास्ट आ सके। क्योंकि ये मार्च ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुका है भार्गव भाई, और 1 अप्रैल से, और हम जानते हैं कि अब तक बाजार ओपनली जूलर्स आके हमें ऑन एयर भी बता रहे थे कि दोनों मार्किंग्स चल रही हैं, हमारे पास दोनों ही माल हैं जो यहाँ पर, तो अब क्लियरली आपको सिर्फ 6 डिजिट ही यूज करना होगा। आप कहेंगे वो भी तैयारी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है क्या? ज्यादातर ज्वेलर्स जो हम इंडिया में देखते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र की भी अगर बात करें, तो वो सब 6 डिजिट HUID पे ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांजिट कर चुके हैं। देखिए, ज्यादातर ज्वेलर्स जो प्रोग्रेसिव है वो ट्रांजिट कर चुके हैं, और एक थोड़ी हमारी मार्केट की एक कमजोरी है कि वो कहते हैं कि हम लास्ट मिनट पे बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक्सटेंशन मिलेगा। वो इतना जरूरी नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि रेगुलेटर भी एकदम स्ट्रिक्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 वीक थोड़े कंसेशन देंगे भी सही जहां जरूरी है। तो मार्केट रेडी है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रेडी है। किसी को कुछ टेक्निकल रीजन से के प्रॉब्लम होगा तो वो उतना चीज उनको उतने दिन के लिए हॉल मार्किंग सेंटर पे या बाहर रखनी पड़ेगी, बट मार्केट टेक्निकली इज रेडी फॉर दिस। तो मार्केट रेडी है, ट्रेडर्स रेडी हैं, ऑल्दो थोड़े चैलेंजेस तो होंगे ही क्योंकि 1338 हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, 1 अप्रैल में ज़्यादा समय है नहीं तो है, लेकिन हाँ ये होना ही था और उसी तरफ ये कदम आगे सरकार बढ़ाते हुए। शुक्रिया भार्गव जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी खबरों पर, गोल्ड पर भी अपने आउटलुक शेयर करने के लिए। कुणाल जतिन हमारे साथ बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर बाकी स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है US और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी
ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की बड़ी फेमस कंपनी, वो है वोल्टास के बारे में। दरअसल वोल्टास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, ये वोलकार्ट और टाटा सन्स का जेवी है, तो वोल्टास आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के साथ कई सारे पहले माइलस्टोन जुड़े हुए हैं, जैसे देश का पहला एसी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी वोल्टास थी, देश का पहला स्प्लिट एसी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी भी वोल्टास थी, और उसके अलावा कंपनी ने पहली इंडिजिनस ड्रिलिंग मशीन भी आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कुणाल और जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की। जतिन, पहले तो हमने गोल्ड पर तो चर्चा की, क्विकली सिल्वर पर और बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक चाहिए। बेस मेटल्स आज के सेशन में थोड़े दबाव के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, वहीं सिल्वर लगातार गिरने के बाद थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है। क्या व्यू है लेवल से, क्या स्ट्रैटेजीज? इस हफ्ते थोड़ा सा रुपए की चाल के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, रुपया जो इतना स्ट्रॉन्ग हाई रेट पे चल रहा है, अभी जो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर बढ़त जो है वो कम है कंपेयर टू जो कॉमिक्स में जो रिलेटिव जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसके कारण। बट रेंज बाउंड जो सेशन मैंने बताया गोल्ड के लिए, उसी के लाइन में सिल्वर के अंदर भी 64,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल सकता है इस हफ्ते, और 65,400 65,500 एक रेजिस्टेंस प्लेस रहेंगे। सो बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं 64,300 से लेकर 400 के बीच में करे, हायर साइड पे 65,000 के टारगेट्स के लिए, और जो सेलिंग का जो रुझान करना है वो 65,000 के ऊपर करे, 65,600 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और नीचे में 64,200 के टारगेट्स के लिए। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर रेंज बाउंड टेरिटरी है ओपनिंग के बाद, लेकिन वीकनेस का जो दौर था पिछले हफ्ते जो हमने देखा था वो कंटिन्यूड रहना चाहिए आगे चलते हुए। 765 के नीचे जब तक कॉपर के प्राइसेस हैं तब तक इस हफ्ते के लिए वीकनेस जो है कंटिन्यूड रहेगी। 760 के आसपास सेल करके चल सकते हैं, 765 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 750 के आसपास टारगेट रखें। ये मेरा वीकली पर्सपेक्टिव से व्यू पॉइंट रहेगा बेस मेटल्स और सिल्वर के। ऑलराइट कुणाल, आप कैसे देखते हैं मेटल प्राइसेस को, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने अपना ग्रोथ नीचे किया है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी फिर से वापस लौट कर आई है, उसका प्रेशर आज मेटल्स में फील होता हुआ नजर आया है? नहीं, मैं मेटल्स में बुलिश नहीं हूँ, मेरा व्यू बेरिश है मेटल्स में। मुझे लग रहा है कि ये जो भी आपको वॉलेटिलिटी देखिए, पिछले हफ्ते भी यही हुआ, कॉपर एक बार ऊपर में 778 779 तक गया, फिर से आ गया 765। सो ऊपरी स्तर से सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नंबर वन फ्रॉम द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। Fundamentals, again, liquidity conditions are getting tighter, earning growths globally for the big companies are going to go down, and there are challenges. So ऐसे माहौल में जब चाइना ने भी अपना ग्रोथ कम कर दिया है, जहां से 50% मेटल का कंजम्पशन होता है, कॉपर का अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंजम्पशन 48% ऑफ द टोटल ग्लोबल कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन चाइना। सो चाइना में भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कमजोर है, रियल एस्टेट मार्केट वीक है। सो सिर्फ ईवी या क्लीन एनर्जी के चलते हुए जो डिमांड नहीं आ रही है, उसको छोड़ के कोई मेजर डिमांड ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। कॉपर कमजोर रहेगा। आप इवन मौजूदा स्तर पे भी अराउंड 768 के आसपास बेचिए, ये हफ्ते में आपको अराउंड 755 750 ऐसे सब लेवल्स देखने मिलने वाले हैं। सो सेल ऑन राइज 780 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आज जो अगर आप बेचते हैं 768 में, उसका स्टॉप लॉस 773 रख सकते हैं, और थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना है 780 का स्टॉप लॉस रखिए।
ओके, फटाफट से क्रूड पर भी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। जतिन, क्या व्यू है आपका? 4 दिन की तेजी के बाद हमने थोड़ा दबाव देख रहे हैं एमसीएक्स पर, 6450 के आसपास कर रहा है ट्रेड, क्या करें इन स्तरों से? दीपाली, देखिए क्रूड का ब्रॉड व्यू पहले एक जान लीजिए कि पिछले 2-3 महीनों से एक बड़ी रेंज के अंदर है। मैं हर हफ्ते यही व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि बड़ी जो रेंज है वो है 6700 6800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 6000 6200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब हम जो है वो धीरे धीरे हायर साइड की तरफ चल रहे हैं, तो हायर साइड की रेजिस्टेंस जो है वो उसको टच करने की कोशिश रहेगी क्रूड की। जब भी प्राइसेस 6550 6600 के आसपास मिलते हैं इस हफ्ते में, तभी सेल कीजिए। ये वीकली पर्सपेक्टिव से व्यू पॉइंट रहेगा, डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है। 6550 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। जो रणनीति है अपनाए, 6700 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और जो लोअर एंड पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 6300 के आसपास है, तो वहां पर अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वीकली बेसिस पर, क्योंकि दोनों तरफ की न्यूज फ्लोज आती रहती हैं क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये वॉलेटाइल रेंज जो है पिछले 2 महीने से कंटिन्यूड है, तो इसी को प्ले करें। जब तक कोई बड़ी ट्रेंड इसके अंदर आइदर साइड ब्रेक नहीं करती, तब तक इस व्यू पॉइंट को लेकर चलें, ये मेरा मानना है। ओके, तो रेंज में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, रेंज में कैसे प्ले आपको करना है वो बताया। सेल कर सकते हैं लेकिन 6550 के लेवल्स पर, और उस स्थिति में 6300 एक नीचे की तरफ के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका कुणाल और जतिन दोनों का ही आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, इसीलिए मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।